आपने मुझसे एक सवाल पूछा है कि आप एक बहुत सक्सेसफुल क्लिनिशियन हैं, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, लेकिन अब इस सफ़र के दौरान आपकी औलाद में से जो पहली औलाद थी उसको आप एक आइडियल बच्चा बनाने की कोशिश आपकी थी, जो कि हर माँ बाप की होती है। और उसमें आपने फिर आपको लगता है कि आपने गलतियाँ की, और आपको लगता है कि आप एक बहुत ही ईमानदार, दयानतदार टीचर हैं। इसलिए आप 8 बजे जाते हैं और 3 साढ़े 3 बजे तक आप हॉस्पिटल में काम करते हैं। फिर आप प्रैक्टिस पे चले जाते हैं और 4 बजे से 9-10 बजे तक आप प्रैक्टिस करते हैं। और वहाँ भी आपने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है कि हर एक की मदद करनी है। और जब आप 10 बजे आते हैं तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान आपकी जो बेटी थी, पहली बेटी जो बड़ी बड़ी औलाद थी, उसको आपने एक अच्छा बच्चा बनाने की भी कोशिश की, क्योंकि आप बहुत खुद कामयाब थे और आपने ये सोचा कि मैं मेरी कामयाबी मेरे बच्चों में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और उस दौरान में उस पर इतनी सख्ती कर दी कि अब वो खुद कहने लग गई, आपका बच्ची कहने लग गई है कि आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है और आपने मुझे जो है लोगों के सामने स्नब किया है और लोगों की मेरी के सामने मेरी बेइज्जती की है। और वो अब आपको उस पर पछतावा होता है। और दूसरा, आपने ये कहा है कि वालिद साहब की आपकी जो खिदमत आप कर सकते थे की, उनका दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मगर शायद अपने कैरियर के बनाने के चक्कर में उतना नहीं टाइम दे सके जो ड्यू था। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। देखिए, इसका जो है ना, पहली बात तो यह है कि सबसे पहले तो आप इस बात पर बहुत ही खुश होना चाहिए आपको कि आपको इस बात का एहसास हो गया है। आप ये बात सोच रहे हैं, ये एज सच ही पहली कामयाबी है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन के उसूल के अंदर सबसे अहम बात ये होती है कि आदमी अपने फेलियर, अव्वल तो पता नहीं ये फेलियर है भी कि नहीं है, लेकिन जो भी किसी शख्स किसी को फेलियर सेट समझ रहा है तो उस फेलियर को वो किस बात पर एट्रीब्यूट कर रहा है, वो क्या कह रहा है उसके बारे में। उसके बारे में ये कह रहा है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो फिर मैं करियर कैसे बनाता। तो आप ऐसा नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझसे कुताही हुई है, मुझसे गलती हुई है। तो पहली बात तो ये है कि पहली मंजिल तो आपने पहले ही सर कर ली है ना, कि आप इस बात पर पछता रहे हैं और आप इसके ऊपर वो कर रहे हैं। अब अगला ये है कि करें क्या। देखिए, एक बुनियादी उसूल याद रखने वाला ये है कि ये जो टर्म है ना, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ही बड़ा मिसनोमर है और बहुत ही मिसलीडिंग टर्म है। टाइम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब वो होता है कि जिसको आप अपनी मर्जी से चला सकते हो, वो मैनेजमेंट है ना। तो टाइम को तो आप अपनी मर्जी से चला नहीं सकते। 8 बजेंगे तो 8:30 बजेंगे, 8:30 बजेंगे तो 9 बजेगा, 9 बजेगा तो 10 बजेंगे, 10 तो 11 बजेंगे। तो आप जो चीज़ अपनी एक रफ्तार के साथ मूव कर रही है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। उसको आप स्लो तो नहीं कर सकते या फास्ट तो नहीं कर सकते। तो जो चीज़ मैनेज करनी है वो आपने अपना आप मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट एक गलत टर्म है। मैनेजिंग योर सेल्फ इज़ द टर्म, कि इस चलती हुई रफ्तार के अंदर मैंने वहाँ कहाँ फिट करना है। तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो प्रायोरिटीज़ होती हैं। ज़िंदगी में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किसको आप नंबर 1 कहते हैं, किसको आप नंबर 2 कहते हैं, किसको आप नंबर 3 कहते हैं। ये बात सबसे पहले एक जानने की ज़रूरी है। और ये मैं कौन होता हूँ बताने वाला। आप अपनी प्रायोरिटीज़ खुद आप सेट करेंगे कि आपके लिए नंबर 1 क्या था, नंबर 2 क्या था, नंबर 3 क्या था, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि आपके पास टाइम को वेस्ट करने के कितने ज़राए मौजूद हैं। तो जिसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं वो एक्चुअली दो में डिवाइड की जाती है। नंबर 1 ये कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, और जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उन पर आप मैक्सिमम टाइम खर्च कर, जो प्रायोरिटी नंबर 1 है उस पर आप मैक्सिमम टाइम खर्च करते हैं, प्रायोरिटी 2 पर उससे कम, 3 पर उससे कम। और नंबर 2 बात यह है कि जो जिन चीज़ों में आपका टाइम ज़ाया हो रहा है उनकी आइडेंटिफिकेशन आपने की है कि नहीं की, और क्या आप टाइम ज़ाया होने से अपने आप को बचा लेते हैं। इसका नाम टाइम मैनेजमेंट है। और ये हम खुद कर सकते हैं, इसकी टेक्निक्स मौजूद हैं। लेकिन आप जैसे समझदार पढ़े लिखे आदमी के लिए मेरा ख्याल है कोई टेक्निक कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठ के खुद ही अपनी प्रायोरिटी और अपनी ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी के तय कर सकते हैं और उसके हिसाब से टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि है आपके पास 24 घंटे ही, लिहाजा जब आप अपनी प्रायोरिटी का एक खाने में ज़्यादा वक्त डालेंगे तो वो किसी और खाने में से कम कम आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने प्रायोरिटाइजेशन सही की है तो जिस खाने में से आप टाइम कम करेंगे उसमें से जो निकलना है, जो यील्ड होनी है, जो फ़ायदा होना है,
उसके ना होने का आप नुकसान महसूस नहीं करेंगे। तो अब आप, और दूसरी, ये तो एक तो ये प्रिंसिपल है। दूसरा ये प्रिंसिपल है कि अगर हमें कमाने की कोशिश के लिए, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, आ जाएगी, अगर नहीं चलते रहें, चल जाएंगे, अगर कमाने की कोशिश के लिए हमें 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। आपने एक मोटरसाइकिल लिया है जो हफ्ते में 6 दिन वर्कशॉप में खड़ा रहता है, तो वो मोटरसाइकिल आपने क्यों लिया है? वो तो एक लाइबिलिटी है आपकी। अगर हमारी लाइफ के अंदर 24 घंटे में से 8 घंटे से ज़्यादा हम कमाने की मेहनत में लगे हुए हैं तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उस जो कमाने के बाद आपने जो उसको इस्तेमाल करना है उसके लिए तो आपने अपने पास कोई टाइम रखा ही कुछ नहीं है। तो लिहाजा देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ह्यूमन पोटेंशियल ऐसा होना चाहिए कि 8 घंटे की मेहनत के अलावा अगर उसको मेहनत कमाने के लिए करनी पड़ रही है तो वो कुछ गलत कर रहा है, और उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और उसको ऑल्टर करने की ज़रूरत है। या तो उसने अपनी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, या ख्वाहिशात को नहीं बढ़ाया हुआ तो अपनी ज़रूरतों को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाया हुआ है, या ये है कि उसने अपनी जो प्रायोरिटी सेट की हुई हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करना नहीं आ रहा, उसको पता नहीं चल रहा कि मेरी कौन सी चीज़ नंबर 1 है, कौन सी नंबर 2 है, कौन सी नंबर 3 है, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों पर टाइम लगा रहा है जिनकी प्रोडक्टिविटी कम है मगर अपना आप वो दे रहा है। आप देखें ना, अगर ये ऐनक मैंने 300 रुपये की ख़रीदी है तो एक्चुअली इसकी वर्थ 300 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर तो ये नफ़े का सौदा है ना। मतलब ये 300 रुपये मैंने इसके लिए दिए हैं, मगर जो इससे काम मुझे लेना है वो 300 रुपये से ज़्यादा का अगर काम है तो मैंने सही सौदा किया है। अच्छा, इसी तरीके से आपने फ़र्ज़ करें 6 घंटे रोज़ाना देकर जो कुछ हासिल किया है, अगर उसकी कीमत आपकी अपनी सेहत है, उसकी कीमत आपका अपना नींद का पूरा ना होना है, उसकी कीमत आपकी बीवी बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप का ब्रेक होना है, उसकी कीमत आपके बच्चों की तरबियत के अंदर कमी का रहना है, तो ये तो ऐसे ही है ना कि आपने जो 300 रुपये वाली ऐनक थी वो आपने 10,000 रुपये की खरीद ली। आपने 10,000 रुपया दे के, आपने अपना आप दे के, अपना फ्यूचर दे के, अपने रिलेशंस देख के, अपनी खुशी देख के, उसके बदले में आपने 30,000 रुपये कमा लिए, 40,000 रुपये कमा लिए। तो बेसिकली तो बहुत घाटे का सौदा है कि वो तमाम चीज़ें तो इस वर्थ से ज़्यादा थी। तो इसलिए अब अगर आप मुझे ये कहें कि मैं आपको 1 2 3 4 5 6 करके एक बात बता दूं तो वो तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन आपको जनरल प्रिंसिपल्स बताए जा सकते हैं। तो एक तो ये मोटे मोटे जनरल प्रिंसिपल हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ किए हैं। दूसरी एक अहम बात अब ये है कि अगर हो चुका है, मसलन आप खुद समझते हैं कि आपकी बेटी अब ये कहती है कि बाबा आपने मेरे साथ ज़्यादती की है, तो अब क्या करें? अब वो एडल्ट हो चुकी है। तो अब ये है कि एक बात याद रखिए कि औलाद का वालदैन के साथ जो बॉन्ड होता है ना, वो इतनी मजबूत रस्सी होती है, अनलेस एंड अनटिल कि आपने उसमें बहुत ही बुरे तरीके से काट ना डाली हो तो वो मुकम्मल तौर पर कभी नहीं कटती। और उसका एक धागा भी अगर बचा हुआ हो तो आप उस धागे के इर्द गिर्द फिर दोबारा बुन के नई रस्सी बुन सकते हैं। ये आप याद रखिए। तो ये बात तो तय है कि अगर हम बहुत इर्रिपेरेबल लॉस बच्चे के पैटर्न में कर दें तो उसको बुनना मुश्किल हो जाता है दोबारा से, मगर ऐसा नहीं है कि वो बुना नहीं जा सकता, बशर्ते कि जिस वजह से वो हुआ है आप वो करना छोड़ दें। यानी आप अपने बच्चे को, जैसे तौबा के जो उसूल है ना, कबूलियत के, तौबा की कबूलियत के जो बताए गए हैं बुज़ुर्गों ने, पहला उसूल ये है कि जिस वक्त आपने तौबा की हो उस वक्त आप उस जुर्म में मुब्तला ना हो जिस जुर्म से आप तौबा कर रहे हैं। यानी आपको इस बात पर पछतावा है कि आप अपने बच्चे के लिए बहुत सख्त थे, तो आप अभी भी सख्त के सख्त ही हैं और कहते हैं यार मैंने बड़ी गलती की, मैंने बड़ी सख्ती की। अभी भी आप उसको अच्छा बच्चा बना कहते हैं ये तुम टांग टांग क्यों हिला रहे हो, टांग क्यों हिला रहे हो, ये बैठ के तुमने आंटी के सामने यूं क्यों किया था, कि तुम जब जब रोटी खा रहे थे चुप चुप की आवाज़ मुंह में क्यों आ रही थी, आंटी क्या सोचेंगी। अभी भी आप ये किए जा रहे हैं तो फिर तो वो तौबा कबूल नहीं होगी ना। पहले तो शर्त ये है कि जिस वक्त आप तौबा कर रहे हैं तो आप उस तौबा जिस जुर्म से कर रहे हैं उस जुर्म में मुब्तला ना हो। दूसरी बात यह है कि जिस काम से आप तौबा कर रहे हैं उसके बारे में आपके दिल में पछतावा हो, रिपेंटेंस हो उसमें। और तीसरी ज़रूरी शर्त यह है कि आइंदा ना करने का अहद हो। तो बच्चों की, एडल्ट बच्चों की तरबियत के सिलसिले में भी ये तीनों बातें हैं। आप अपनी बच्ची के साथ जो कुछ कर सकते हैं ना, आप वो ये कर सकते हैं कि आप उसके साथ अपने ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग करें। उसने ओ लेवल में कितने नंबर लेने हैं, उसने ए लेवल में कितने लेने हैं, उसका MD कैट में कितने नंबर आएंगे, उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा कि नहीं होगा,
या किसी और यूनिवर्सिटी में वो जाएगी कि नहीं जाएगी, इस बात को बिल्कुल एक तरफ रख दीजिए। आपने अपनी बच्ची की जितनी तरबियत, जो उसको माहौल, जो उसको सहूलतें दी हैं, उसमें जो उसका मुकद्दर है वो कर लेगी। आप इन बुनियादों पर अपने बच्चे को जज ना करें और इन बुनियादों पर अपने बच्चे को लेबल भी ना करें। आप अपने बच्चे को अब एक राब्ते में लेके आए, अपने साथ एक लिंक में लेके आए, एक राब्ते में लेके आए। अंग्रेजी का लफ्ज़ है रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल को बीच में हाइफन डाल के लिखना चाहिए, रिस्पेक्ट डैश एबल। वो जो इस काबिल हो कि जिसकी इज्जत की जाए, रिस्पेक्ट एबल का ये मतलब है। तो पेरेंट्स की अगर बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो उन्होंने अपने कंडक्ट से ये साबित किया होता है कि दे आर नॉट रिस्पेक्ट डैश एबल। उस एबिलिटी को दोबारा अचीव करने के लिए बच्चों के साथ ताल्लुकात बनाए जाएं और एडल्ट उसकी बात मानते हैं। एडल्ट इस बात पर बात नहीं मानते कि बात सही है या गलत है। एडल्ट उसकी बात मानते हैं जिसको वो सही समझते हैं। लिहाजा एक ही बात जो दो मुख्तलिफ बंदे कर रहे हों, मगर एक के बारे में किसी के दिल में इज्जत और मान हो तो उसकी बात वो मान लेंगे और दूसरे की नहीं मानेंगे। तो वो जो मान लूज़ हुआ है उस मान को दोबारा रिस्टोर किया जाए। और प्लीज़ आप ये बात याद रखिए कि अगर आपने 14 साल की तक कुछ किए करके अपना मान बच्चे के ज़हन से तोड़ा है तो उसमें कम से कम 5 साल तो लगेंगे। अगर आप ये समझें कि ये मान मैंने 14 साल में तोड़ा है तो मैं इस मान को अब मैं 15 मिनट में या एक दिन की एक्टिविटी से चेंज कर लूँ, तो ये ऐसा चेंज नहीं होगा। दूसरा, मैं आपको ये एक और बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आपने नफल छोड़े हैं तो उनका कुफारा नफलों से, अगर सुन्नतें छोड़ी हैं तो उनका कुफारा सुन्नतों से, अगर फ़र्ज़ छोड़े हैं तो उनका जो कफ़ारा है वो भी फ़र्ज़ों के अदा करने से होता है। लिहाजा जो कुछ आप समझते हैं कि आपसे कज़ा हुआ है ना, उसको ही पढ़ना पड़ेगा। लिहाजा जो जो किया जा रहा है उससे ऑपोजिट करना पड़ेगा। और उसके लिए हो सकता है आपको अपनी ईगो की कुर्बानी देनी पड़े और आपको ये ख्याल कि मेरे लिए कितने शर्म की बात है कि मेरी बेटी भी डॉक्टर नहीं, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मेरी बेटी डॉक्टर नहीं है, तो हो सकता है कि आपको इसकी कुर्बानी देनी पड़े। और वैसे मैं एक बात बताऊँ, आप सख्ती करके जितना मर्जी देख लें, अगर उसने डॉक्टर बनना है तो उसने बनना है, अगर उसने नहीं बनना तो नहीं बनना। आपकी सख्ती और नरमी से वैसे उसका कोई ताल्लुक है भी नहीं। तो यही मेरा मशवरा होगा और यही आपकी अहलिया के साथ है, यही आपके पेरेंट्स के साथ है, यही आपके दोस्तों के साथ है। और दूसरी बात यह है कि एक होता है ना, टर्म यूज़ होती है फ़ना फिल पीर, फ़ना फिल दुनिया। तो आप डॉक्टर हैं डॉक्टरी के हद तक, जब आप घर में हैं तो उस वक्त एक्चुअली आप एक बाप हैं और आप एक हस्बैंड हैं। तो उस वक्त आपका रोल एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर से ज़्यादा एक मुशफ़िक़ बाप और मुशफ़िक़ खामद का रोल जो है वो वाला सामने आना चाहिए। तो आप 24 आवर डॉक्टर तो नहीं है ना। तो आप जो हर वक्त में जो आपका रोल है, उस रोल की जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने की ज़रूरत है। तो ये किया जाए। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि मियाँ बीवी का बॉन्ड और जो बच्चों के साथ वालिदैन का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। वो छोटी मोटी चीज़ों से टूटता नहीं है, कमज़ोर ज़रूर हो चुका होता है लेकिन वो रिपेयर भी उतनी स्पीड से होता है। आप ज़रा से अपने रवैये में तब्दीली लेके आइए, आप देखिएगा आपकी बच्ची के रवैये में इतनी तब्दीली आएगी, इतनी ग्रेटफुलनेस आ जाएगी। आप एक दफ़ा उसको टोकना छोड़ दीजिए, एक दफ़ा आप उसको कितने बजे उठी, कितने बजे, क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्यों नहीं पहना, किस रंग के कपड़े पहने, सच दुपट्टा क्यों नीचे उतरा है, ये क्योंकि यहाँ पाँव बाहर क्यों गई थी, यूँ आप इस तरह की टोक 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 करना उसको छोड़ दीजिए। तो आप देखिएगा कि उस बच्ची के अंदर ग्रेटफुलनेस इतनी जल्दी डेवलप होगी और जो आपके डिज़ायरस रिजल्ट्स हैं वो इतने जल्दी हासिल होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बात थी। कोई और बात आप पूछना चाहें तो बेशक आप कैमरे के सामने ना आएँ, आवाज़ के साथ मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू।